हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक हमने पेपर सेट 4 तक कर लिया है। पेपर सेट 4 के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन से आगे 51 से लेकर के 100 एमसीक्यू तक हमें करना है। ठीक है। ये जो क्लास है आप लोगों की वो लैब असिस्टेंट के लिए है। इससे पहले हमने 3 पेपर सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये चौथा पेपर सेट है जो आपको करना है। और चौथे पेपर सेट में भी हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन के आसपास। इससे आगे के क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और चलिए। हाँ, क्वेश्चन है, मैं रेड कलर कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं को उनके सही कारण और स्थिति से मिलाइए। यहाँ पर आप लोगों को मिलान करना है, सही कौन सा है। ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है वसंत ज्वार, मतलब स्प्रिंग टाइड हमें दे रखा है। अब स्प्रिंग टाइड क्या होता है? स्प्रिंग टाइड होता है उच्च ज्वार, जिसे हम कह देते हैं। वो होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सिध में होते हैं, तब आता है स्प्रिंग टाइड। ठीक है। नीप ज्वार यानी कि हमें इसे हम कह देते हैं नीच ज्वार, भी इसे हम कह देते हैं नीप टाइड। तो ये कब आता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष समकोण पर होता है। मतलब वसंत ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में हो। और नीप ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या हो? समकोण पर हो, तब आता है नीप ज्वार। और ज्वार भाटा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल किसका? सूर्य और चंद्रमा का। उसकी वजह से क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्यू आर एंड पी। इस तरह के ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्यू आर पी। क्यू आर पी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही मिलान करना है आप लोगों को। निर्यात क्या होता है? वस्तुओं को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है, सही बात है। तो ये तो सही है। आयात क्या होता है? वस्तुओं को अंदर लाना, ये आयात होता है। और व्यापार संतुलन क्या होता है? आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में भारत के व्यापार संतुलन की, तो भारत का जो व्यापार संतुलन है वो वर्तमान में नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है। पॉजिटिव में नहीं चल रहा। मतलब हम आयात ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मतलब हम क्या चल रहे हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट बैलेंस चल रहे हैं, हम कमी चल रही है। मतलब हम कहीं बैलेंस किया। ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3 राइट आंसर हो गया इसमें। चलिए, इसका जो राइट आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। जैव भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन करिए आप लोग। जैव भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? हम्म, ये किया जाता है वनस्पति एवं जीव जंतुओं के आधार पर। फ्लोरा एंड फोना के आधार पर हम बायोजियोग्राफिकल रीजन्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, कथन आधारित प्रश्न है आपके सामने। बायोडायवर्सिटी इंक्रीजेज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, सही बात है। जैव विविधता जो है वो पारितंत्र की स्थिरता को बढ़ाती है। जितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, पारितंत्र जो होगा, इकोसिस्टम जो होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा। मानव गतिविधियां जैव विविधता को प्रभावित करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट बायोडायवर्सिटी, सही बात है। मानव की जो गतिविधियां हैं, लाइक बांध बनाना या जंगलों को काटना, तो ये गतिविधियां क्या करती है? जैव विविधता को प्रभावित करती है, उनका नुकसान करती है। ठीक है। जैव विविधता केवल वनों तक सीमित है, ये कथन जो है वो गलत है गया। जैव विविधता हर जगह मिलेगी आपको, हर जगह।
बस इतना है कि कहीं पर हमें बायोडायवर्सिटी रिच रीजन देखने को मिल जाते हैं और कहीं पर हमें बायोडायवर्सिटी लेस रीजन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कम बायोडायवर्सिटी वाले रीजन भी देखे जाते हैं, लेकिन बायोडायवर्सिटी केवल वनों तक सीमित नहीं रहती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल पार्क्स यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका हिंदी लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीव संरक्षण करना, औद्योगिक विकास करना या कृषि विस्तार करना? जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो वन्य जीव होते हैं, जो इन सितु वन्य जीव कहलाते हैं, जो कहीं दूसरे एरिया में जाकर के सरवाइव नहीं कर पाते हैं या जिनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है दूसरे एरिया में जाकर के, उनका उन्हीं के एरिया में संरक्षण करना नेशनल पार्क्स बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक है। मतलब वन्य जीवों का जो कंजर्वेशन होता है वही होता है राष्ट्रीय उद्यान बनाने का मेन लक्ष्य या मेन उद्देश्य। हालांकि दूसरे क्षेत्रों से भी कुछ जानवर वहां ला करके बसा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मानव भूगोल में मार्केट टाउन यानी कि कस्बा बाजार कस्बा का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या प्रशासन करना? नहीं, प्रशासन करना तो बिल्कुल नहीं होता। उद्योग? नहीं। ग्रामीण जो उत्पाद होते हैं उनके क्रय विक्रय का जो कार्य होता है वही मार्केट टाउन का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड रूट या फिर इसे हम हिंदी में कह देते हैं व्यापार मार्ग। व्यापार मार्ग, व्यापार मार्ग का विकास सामान्यतः किसके साथ होता है? तो व्यापार मार्गों का जो विकास होता है वो सिंपल सी बात है, जहां से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स एक्टिव होते हैं वहीं पर व्यापार मार्गों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन में टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन का आप टेम्पोरल रिजोल्यूशन ही याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब होता है सामयिक, समय के आधार पर। सिंपल सी बात है, जब कोई भी रिमोट सेंसिंग में कोई भी सेंसर एक फोटो को जब लेता है तो उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वही टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसको 12 बजे लिया गया इस फोटो को, और इस फोटो को लिया गया रात को 8 बजे, ठीक है। तो ये जो टाइम लैग हुआ, बीच में जो टाइम अंतराल हुआ, यही किस में आता है? टेम्पोरल रिजोल्यूशन के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी क्षेत्र की पुनः छवि लेने का समय अंतराल क्या कहता है? टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में इको सेंसिटिव जोन्स यानी कि इको का मतलब होता है पारितंत्र, सेंसिटिव जोन्स हम कहते हैं। इको सेंसिटिव का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो इकोलॉजिकल रूप से सेंसिटिव होते हैं। तो इनको घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां कम से कम की जाए, प्रदूषण कम से कम किया जाए, ताकि इस ये जो एरिया है, ये जो एनवायरनमेंट है, इसको हम संरक्षित कर सके, क्योंकि ये एरिया जो है वो अब खतरे के कगार पर आ चुका है। तो वो इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है। अगर हमने आने वाले टाइम में इस जोन को संरक्षित नहीं किया तो यहाँ पर रहने वाली जैव विविधता जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी या खतरे के निशान में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है संरक्षित क्षेत्रों के आसपास का जो पर्यावरण होता है उसको संरक्षण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएस में मेटा डाटा से क्या अभिप्राय है? मेटा डाटा का मतलब होता है कि डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। एक तो होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना, वो मेटा डेटा कहलाता है। कि हमारे पास जो डेटा है उसके बारे में जो जानकारी होती है वही क्या कहलाता है? मेटा डेटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किससे हुई? 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किससे हुई? देखो, पहली बात तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ब्रह्मांड की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी, एक टाइनी बॉल थी, वहां पर एक छोटी सी बॉल थी। इस बॉल को कहा गया सिंगुलैरिटी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। इस बॉल को क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी कहा गया। और इस सिंगुलैरिटी की विशेषता क्या थी कि इसका जो तापमान था वो अनंत तापमान था।
तापमान अनंत था, इसका जो घनत्व था वो इनफाइनाइट था, या फिर हम कहेंगे बहुत ज्यादा घनत्व था। अनंत यहाँ पर तापमान था और यहाँ पर घनत्व भी क्या था, अनंत था। और इसका जो आयतन था, आयतन जो था वो न के बराबर था, न के बराबर, यानी कि बिल्कुल छोटा, एकदम बिल्कुल छोटी बारीक सी बॉल थी, जिसे टाइनी बॉल कहा गया, या इसे क्या कहा गया, सिंगुलैरिटी कहा गया। इस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, तब जाकर के ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक सघन एवं गर्म अवस्था से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगी। ये सिंगुलैरिटी जो टर्म है वो आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बारे में आंसर दीजिए आप लोग, 10 सेकंड का समय है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एस्थनोस्फीयर की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो एस्थनोस्फीयर क्या होता है। एस्थनोस्फीयर देखो, पृथ्वी की अगर हम परतों की जब हम बात करें, तो पृथ्वी की परतों के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक मिनट, पृथ्वी की परतों की जब हम बात करते हैं तो ऊपर तो है क्रस्ट सबसे पहली, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट के नीचे जस्ट क्या है, मेंटल है। और मेंटल का जो पार्ट है वो दो भागों में हम बांटते हैं, एक तो ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है उसे हम कहते हैं एस्थनोस्फेयर, और ये एस्थनोस्फेयर जो है वो अर्ध पिघली हुई अवस्था में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्ध पिघली हुई अवस्था या प्लास्टिक की अवस्था में ये हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, अर्ध द्रवित एवं प्रवाही जो क्षेत्र है वो हमें एस्ट्रोनॉस्फेयर की मुख्य विशेषताओं में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, आइसोथर्म्स का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? अगर ये हिंदी में दिया होता तो ये होता समताप, समताप रेखाएं हिंदी में होता, लेकिन आप लोग ध्यान रखना वहां हिंदी में नहीं आएगा। अगर हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा ना तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, आइसोथर्म। ध्यान रखना, आरएसएसबी एंड आरपीएससी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो आइसोथर्म का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को दिखाने के लिए आइसोथर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पृथ्वी पर लैंड सी ब्रीज, यानी कि हम इसे कहते हैं स्थल समुद्र समीर, स्थल समुद्र समीर किस कारण बनते हैं? हमें पता है जब दिन का समय होता है, दिन का समय होता है, ये पानी है, तो इस समय क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य का तापमान गिरता है, और सूर्य के तापमान के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर। तो हवाएं क्या होती है, इधर से इधर चलती है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से। यहाँ पर टेम्परेचर कम रिसीव होता है, यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। और रात की अगर मैं बात करूं तो लैंड पर हाई प्रेशर हो जाएगा और सी पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंसेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर डिफरेंसेस किए हुए, तो रात के टाइम पर लैंड से सी की तरफ हवाएं चलेंगी। इन्हें हम इसको तो हम कहते हैं समुद्र समीर, और इसे हम कहते हैं स्थल समीर। तो ये उत्पन्न किस कारण से होती है? तो देखो वायुदाब का अंतर होता है, वायुदाब का अंतर होता है। हवाएं जो होती है वो हमेशा वायुदाब के अंतर से ही चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इधर देखिए कि यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। लेकिन ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर किसकी वजह से होता है? वो भूमि और समुद्र के असमान हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है। पानी जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन पावर को आप भूल जाइए। असमान उष्मन कैसे होगा? जो पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता है, मतलब 1 डिग्री, एक यूनिट एक यूनिट ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा हम कह देते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो भूमि की और समुद्र की अलग अलग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से हमें एयर प्रेशर डिफरेंसेस देखने को मिलता है, मतलब वायुदाब में अंतर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लैंड और सी ब्रिज चलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हालांकि वायुदाब का अंतर भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो भूमि और समुद्र के असमान उष्मन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65,
जैव भूगोल में बायोम, बायोम को हम कहते हैं हिंदी में जीवोम। जीवोम से क्या अभिप्राय है? एक ऐसा एरिया जिसमें समान जलवायु एवं वनस्पति वाली विशेषताएं पाई जाती है, उसे हम कहते हैं जीवोम। ठीक है, तो समान जलवायु एवं वनस्पति वाला कैसा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। 66 मानव भूगोल में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसे हम कहते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण। जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है उसका संबंध किससे है? भाई जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में मेन जो चीज है वो क्या दिखाई गई है, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो प्रवास के बारे में बताता है? क्या वो जनसंख्या के वितरण के बारे में बताता है? क्या वो जनसंख्या घनत्व के बारे में? बिल्कुल नहीं बताता। वो बताता है कि किसी भी एरिया की या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जैसे रूरल यानी कि ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण कहलाता है। या फिर हम कहेंगे कि अशिक्षित जनसंख्या से अशिक्षित जनसंख्या से शिक्षित जनसंख्या की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ना, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या, अशिक्षित अशिक्षित जनसंख्या से शिक्षित जनसंख्या, लिटरेट टू लिटरेट, और कृषि जनसंख्या से औद्योगिक स्थिति की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है? ये जो परिवर्तन है, इसी को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कथन आधारित प्रश्न दे रखे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखो, आप लोगों के पास 20 सेकंड है इसको करने के लिए। चलिए करिए। 20 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए, हो गया आपका टाइम। अब हम करते हैं इसे। देखो, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बारे में आपको बस इसमें लाइन दी गई है और उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। देखो, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहले चरण में बर्थ रेट और डेथ रेट्स दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो न के बराबर होती है। ठीक है, पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज की बात करते हैं, इन द सेकंड स्टेज डेथ रेट डिक्लाइंस रैपिडली। सही बात है, जब द्वितीय चरण में डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होती है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई बनी हुई है। तो लोग मरना कम कर देते हैं लेकिन पैदा होना कम नहीं करते। तो वहां पर क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तो दूसरा कथन भी सही है। तृतीय चरण में जनसंख्या वृद्धि दर घटती जाती है। इन द थर्ड स्टेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेज। यहाँ पर ये इंक्रीजेज लिखा हुआ है, इसको डिक्रीजेज पढ़ना आप लोग। DECREASES, डिक्रीजेज। इंग्लिश वाले लोग डिक्रीजेज पढ़ना है इसे। ठीक है, तृतीय चरण में जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? घटती जाती है। तो ये कथन भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। ठीक है, तृतीय चरण जैसे जैसे आता है, जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि बर्थ लेने वाले जो लोग हैं, जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और मरने वाले लोगों की संख्या भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मेन इम्पैक्ट तो यहाँ पर पड़ता है कि जन्म लेने वाले लोगों की संख्या घट जाती है यहाँ पर, यानी कि जन्म दर जो है वो घट जाती है, जिसकी वजह से वृद्धि दर भी जो है वो घट जाती है तृतीय चरण में। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हो गए, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं सघन निर्वाह कृषि। सघन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? चलिए बताइए, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के सामने। सघन निर्वाह कृषि में बड़े खेत होते हैं, कम श्रम होता है, अधिक श्रम में उच्च उत्पादन होता है, निर्यात और उन्मुख उत्पादन।
देखो पहली बात तो बड़े खेत जो होते हैं वो इंटेंसिव में नहीं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की विशेषता है, मतलब विस्तृत कृषि की विशेषता है, तो ये तो नहीं होगा। कम श्रम, कम श्रम यहाँ पर नहीं होता है, वो भी एक्सटेंसिव में होता है। वहां पर जो है श्रम कम किया जाता है लोगों के द्वारा, बल्कि वहां पर मशीनों द्वारा काम किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है इंटेंसिव के बारे में। यहाँ पर निर्यात उन्मुख उत्पादन नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रखा है, निर्वाह कृषि की जाती है। किसान जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, या कोई भी देश अपने देश के लोगों का पालन पोषण या पेट भरने के लिए ही इस तरह की कृषि करता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अधिक श्रम करना पड़ता है, लेबर इनपुट ज्यादा देनी पड़ती है, और जो पर एकड़ उत्पादन है वो क्या होता है, हाई होता है। हालांकि अगर हम प्रति व्यक्ति उत्पादन की बात करें, प्रति व्यक्ति उत्पादन की अगर मैं बात करूं, प्रति व्यक्ति उत्पादन, तो सघन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रति एकड़ अगर उत्पादन की बात करें तो वो हाई होता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखना आप लोग। आई होप आपने पढ़ा होगा, टेस्ट दे रहे हो ना। भारत में ट्रक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, ट्रक क्या होते हैं, रातों रात चलते हैं सड़कों पर, और दिन में मंडी में या मार्केट में सब्जी वगैरह को पहुंचा देते हैं, फल फ्रूट वगैरह को पहुंचा देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दूरस्थ जो बाजार हैं, जो उत्पादन क्षेत्रों से दूर बाजार जो है, वहां पर माल को पहुंचाना ही भारत में ट्रक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि इसे हम कह देते हैं, कॉटेज को देखो हिंदी में क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषता क्या होती है, क्या इनमें हैवी कैपिटल लगाना पड़ता है? नहीं, भारी पूंजी की निवेश इनमें नहीं किया जाता। इनमें मशीनों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें घर के लोगों द्वारा ही कार्य किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर ही इसका उत्पादन होता है। इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगाई जाती, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाई जाती। इसमें कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित का मिलान करना है आप लोगों को। देखो, समताप रेखाएं समान तापमान वाले एरिया को मिलाने वाली, तो ए तो सही है। समदाब रेखाएं समान वायुदाब, तो बी भी सही है। समवर्षा रेखाएं या आइसो हाइट्स, ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे लिखा है, लिखा हुआ आएगा आइसो हाइट, आइसो हाइट्स लिखा हुआ आएगा। वहां पर हाइट आपको मैच नहीं करना है, वहां पर समान वर्षा देखना। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। एक दो तीन, तीनों सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 72, इसको करिए आप लोग। चलिए, रबी की फसल, देखो यहाँ पर मिलान करते हैं हम। रबी की फसल क्या खरीफ रबी की फसल है? नहीं। तो रबी ए जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, क्यों के साथ। ए के साथ क्यों मैच हो रहा है, बी के साथ खीरा जायद है तो कपास, बी के साथ क्या मैच हो रहा है, आर, और सी के साथ क्या मैच हो रहा है, पी। तो क्यू आर पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो युग्म देखते हैं यहाँ पर, क्यू आर पी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलाकृतिक मानचित्रों में ड्रेनेज पैटर्न से क्या अभिप्राय है? ड्रेनेज पैटर्न मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप। देखो नेक्स्ट जो पेपर होगा ना, पेपर सेट नंबर 5, उसमें ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, आप देखोगे कि यार ये क्या है। तो ढंग से पढ़ के आना। ठीक है, आई होप आप पढ़ भी रहे होंगे। तो अपवाह प्रतिरूप में नदियों की लंबाई नहीं देखी जाती है, नदियों की गहराई नहीं देखी जाती है, नदियों की चौड़ाई नहीं देखी जाती है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ रिवर्स देखा जाता है, नदियों की जो व्यवस्था है किस प्रकार से है वो देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपवाह प्रतिरूप को पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये अपवाह प्रतिरूप हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नदियों की व्यवस्था जो है वो देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हवाई छायाचित्रों में शेप, शेप जो अगर हम इसको कहें तो आकार हम कहते हैं शेप को, नहीं शेप को आकार नहीं, शेप को हम कहते हैं आकृति। आकार तो साइज होता है, आकृति वहां पर शेप ही लिखा होगा, ध्यान रखना है एग्जाम में। हवाई छायाचित्रों में आकृति तत्व का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो मैं आपको आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये किस चीज का डायग्राम है? आपको आकृति देख करके पता चल रहा है कि ये क्या है? एक हवाई जहाज है। क्या है? हवाई जहाज है। ठीक है, आप लोग इससे पता लगा सकते हो, आकृति देख करके ही पता लगा सकते हो कि हाँ ये किस लिए, ये क्या है। ठीक है, तो शेप तत्व का जो उपयोग किया जाता है वो वस्तुओं की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख लाभ क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख लाभ क्या है? आप लोग इसमें आंसर देख के बताइए। क्या इससे कृषि अपशिष्ट में वृद्धि होती है? क्या कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होता है? या आयात में वृद्धि होती है? कृषि निर्भरता में कमी आती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेस का मतलब क्या होता है? किसी किसी भी चीज को एक प्रक्रिया से गुजारना ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। तो जैसे ही मान लो ये खेत है, इस खेत से हमने क्या की, फसल को काटा, गेहूं यहाँ से लिया और हम ले गए एक इंडस्ट्री में, और यहाँ से हमने इसका मैदा बना दिया और इसका ब्रेड बना दिया। ठीक है, तो गेहूं की जो कीमत थी वो यहाँ आकर के ब्रेड बनने के बाद इसकी क्या हो गई, कीमत बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब जो एग्रीकल्चरल जो उत्पाद थे हमारे पास, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया, प्रोसेस करके उनसे कोई एक दूसरी चीज बना दी जिसकी जो मूल्य है वो बढ़ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, कृषि जो उत्पाद होते हैं उनका मूल्य संवर्धन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर से जो हमारे पास अलग चीज आई है उसको अलग 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 चीजों में परिवर्तित करना, और फिर उससे उससे उसका जो मूल्य है वो वृद्धि हो जाता है, मतलब उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन आधारित प्रश्न देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने, अगर मैं इसको छोटा करूँ ना तो आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं। ये लो आप देख लीजिए, आप लोग पूरा प्रश्न देख लीजिए। चलिए, देखो भारत में मत्स्य पालन कृषि से संबंधित गतिविधि है। सिंपल सी बात है, मत्स्य पालन भी एक क्या है, कृषि से गति संबंधित गतिविधि है, मतलब ये भी क्या है, एक तरह से प्राथमिक गतिविधियों की श्रेणी में आती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हम देखो एपीकल्चर कह देते, सॉरी, इस मत्स्य पालन को कौन सा कल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं या सेरीकल्चर कहते हैं या फिशी कल्चर कहते हैं? तो पीसी कल्चर इसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक में आ गया। अंतर्देशीय मत्स्य पालन समुद्री मत्स्य पालन से अधिक उत्पादन देता है। सिंपल सी बात है, इनलैंड जो फिशरीज होती है वो मरीन फिशरीज की तुलना में बहुत ज्यादा उत्पादन देती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा सही हो गया, ये कथन भी सही हो गया। भारत में मत्स्य पालन का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर मत्स्य पालन किया जा रहा है तो उसका थोड़ा बहुत नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, आर्थिक महत्व जरूर होता है, मत्स्य पालन का आर्थिक महत्व होता है, केवल लोग खाने के लिए नहीं करते, उसको बेचने के लिए भी मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक महत्व होता है, तो ये गलत हो गया, तो एक और दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, भारत में मिनरल ऑयल के भंडार, भारत में मिनरल ऑयल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं? देखो मिनरल ऑयल्स जो है, हमेशा ध्यान रखना, मिनरल ऑयल जो है वो अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलेगा। कौन सी चट्टानों में देखने को मिलेगा? अवसादी चट्टानों में देखने को मिलेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में थर्मल पावर प्लांट्स का स्थान चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? थर्मल का मतलब होता है तापीय विद्युत, तापीय विद्युत ग्रह। तापीय विद्युत ग्रह का स्थान चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? देखो, जलवायु पर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। जहां पर श्रम या लेबर ज्यादा होगी वहां पर भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तापीय थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं, तापीय विद्युत ग्रह, वो किस पर आधारित होते हैं? कोयले पर आधारित होते हैं। कोयला जलाया जाता है और उससे ताप उत्पन्न होता है और उससे क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर कोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या निकटता होगी वहीं पर थर्मल पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। भारत में नेशनल वाटरवे वन किस नदी पर स्थित है? भारत के जो नेशनल वाटरवेज है ना, उनके सारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, उनकी लोकेशन ध्यान रखनी है, किस नदी पर क्या है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये गंगा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीआईएस में वेक्टर डेटा मॉडल, इसे वेक्टर ही पढ़ना है, डेटा मॉडल। देखो, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है ना, उसे आप थोड़े बहुत इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और जल्दी से याद भी होगा। तो वेक्टर डेटा मॉडल जो है वो किस प्रकार की आकृतियों का उपयोग करता है? तो ध्यान रखना, ग्रिड सेल्स का वो यूज नहीं करता है। ग्रिड सेल्स का जो यूज होता है वो होता है रास्टर डेटा मॉडल में। ध्यान रखना, ग्रिड का यूज कहाँ पर होता है? रास्टर डेटा मॉडल में। ऐसे ग्रिड्स का यूज किया जाता है, सेल्स का यूज किया जाता है। और इस पूरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो एक डब्बा है ना, इसे हम कहते हैं सेल, और पूरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। जबकि वेक्टर डेटा मॉडल में पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगॉन्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परपटी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? ये आप लोगों को पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया और आपको बार बार कहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर जो लोग करते हैं ना, वो इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी की प्रपटी में देख करके वो क्या कर देते हैं, उन लोगों ने पढ़ा है सियाल, सियाल पढ़ा है, सिलिका और एल्यूमिनियम उन लोगों ने पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा वो सिलिका को कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी की परपटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो मिलता है वो हमें क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजन देखने को मिलता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लैब असिस्टेंट बनने जा रहे हो, ठीक है। क्या पता आपको ऐसी कॉलेज में पहुंचा दे कि आप लोग वहां पर इंग्लिश ज्यादा बताई जाती हो, इंग्लिश पढ़ाई जाती हो, ठीक, इंग्लिश में लोगों को पढ़ाया जाता हो। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? सबको पता है, वैगनर ने दी थी 1912 में, ठीक है। डार्विन ने क्या दिया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये नहीं है। हेरी हेस ने क्या दिया था? सबको पता है क्या दिया था? समुद्र नित्तल प्रसरण सिद्धांत। टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द दिया था। टूजो विल्सन ने क्या दिया था? प्लेट शब्द दिया था। डार्विन ने क्या दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या प्रजातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक लिखी थी। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट, कथन आधारित, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखे। ये देख लीजिए, कथन आधारित प्रश्न है आप लोगों के सामने। 20 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। पेंजिया एक विशाल महाद्वीप था। पेंजिया का विभाजन लोरेशिया और गोंडवाना में लोरेशिया में दक्षिणी महाद्वीप सम्मिलित थे। चलिए इसके बारे में करते हैं आंसर। देखो, पेंजिया, जब हम पृथ्वी की शुरुआत की बात करें तो उस शुरुआती दौर में पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप था। इस महाद्वीप को क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। इसे क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। और इसके चारों तरफ क्या था? एक महासागर था। इसके चारों तरफ क्या था? एक महासागर था, सुपर महासागर जिसे, या सुपर ओशन जिसे हम कह देते हैं। पेंजिया को तो कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट, और इसे क्या कहा गया? सुपर ओशन कहा गया, और इसे नाम दिया गया पेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमें कथन है हमारे पास, पेंजिया क्या था? एक विशाल महाद्वीप था, तो ये सही है। पेंजिया का विभाजन जो है वो लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड में हुआ।
ये जो पेंचिया है इसका विभाजन दो बड़े बड़े टुकड़ों में हुआ, तो यहाँ पर दो टुकड़े बड़े बड़े बने, जिसमें उत्तर वाला जो क्षेत्र था इसे कहा गया लॉरेशिया, या हम कह सकते हैं इसे अंगारा लैंड कहा गया, और इसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये हमारा कथन ये भी सही है। लोरेशिया में दक्षिणी महाद्वीप शामिल थे, नहीं, लोरेशिया में उत्तरी महाद्वीप शामिल थे, गोंडवाना लैंड में दक्षिणी महाद्वीप शामिल थे, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक और दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड ओशनिक रिज का निर्माण, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ फिर, मिड ओशनिक रिज या फिर इसे हम कह देते हैं मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक, हिंदी में इसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक का निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है। देखो, महासागरों में के मध्य में एक कटक पाई जाती है, कटक का मतलब होता है आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ लीनियर वे में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो कटक कहलाता है। ठीक है, रेगुलर चेन की जैसे होता है वो। ठीक है, आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ होता है, लाइन में होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो उसे हम रिज कह देते हैं। सिंपल सी बात है। देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये आसपास का एरिया समतल है, और इस आसपास के एरिया में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है वो रिज कहलाता है, जो कि बहुत लंबा होता है पीछे की तरफ, है ना। तो ये किस प्रकार से निर्माण होता है, तो ये जो होते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती है ना, तो बीच में से लावा जो है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता रहता है, और यहाँ पर मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता चला जाता है। तो अभिसरण से नहीं होगा, जब दो प्लेट्स अपसरित होगी मतलब डाइवर्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो इस तरीके की महासागरीय कटकों का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जेट स्ट्रीम का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है, जेट स्ट्रीम को आप जेट स्ट्रीम ही पढ़ेंगे। ठीक है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है, तो मानसून की गति या महासागरीय धाराओं या तापमान वितरण पर। तो मानसून की गति पर जेट स्ट्रीम का बहुत प्रभाव पड़ता है। सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है वो मानसून की गति को स्पीड दे देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पढ़िए इसके बारे में। पश्चिमी विक्षोभ शीतकालीन वर्षा लाते हैं, सबको पता है पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, वो शीतकाल में आते हैं और वो शीतकाल में वर्षा करते हैं भारत में। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, ये बात भी सही है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर से उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ केवल दक्षिण भारत को प्रभावित करते हैं, दक्षिण भारत को प्रभावित नहीं करते हैं, ये उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं, उत्तर भारत को। ठीक है, और केवल उत्तर भारत को ही नहीं, ये उत्तर भारत प्लस कभी कभार तो ये मध्य भारत को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, एक और दो कथन हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, सवाना वनस्पति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। सवाना वनस्पति किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है, ये सवाना लिखा हुआ है यहाँ पर, सवाना। सवाना वनस्पति किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। देखो, भूमध्य रेखीय जो जलवायु होती है, भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं उनमें वो संबंधित होते हैं एएफ प्रकार की जलवायु से। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु होती है वो भी एएफ होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय जो घास भूमि होती है वो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु से होती है, और एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सवाना तुल्य जलवायु कह देते हैं। इसको मैं चार्ज लगाता हूँ, लैपटॉप चार्ज जल्दी खत्म कर देता है। लग गया चार्ज। चलिए आगे। तो एडब्ल्यू टाइप की जो है जलवायु से हम समाना तुल्य जलवायु कहते हैं, और उष्ण कटिबंधीय घास भूमि होती है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट इसे हम कह देते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पेपर से मैं हिंदी में भी लेके आऊंगा और इंग्लिश में भी लेके आऊंगा, हालांकि अभी भी है लेकिन क्वेश्चन भी मैं हिंदी में ही लेके आऊंगा, ऐसे बीच बीच में इंग्लिश नहीं लिखी होगी।
जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या रहा है? तो जनसंख्या विस्फोट कब होता है? जब जन्म दर उच्च रहती है, ठीक है, प्लस मृत्यु दर मृत्यु दर घटती रहती है या निम्न रहती है, तब क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो मृत्यु में तीव्र गिरावट ही क्या होती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव भूगोल में एज डिपेंडेंसी रेशियो, आयु निर्भर आयु आप लोग रुकना, मैं आ रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, आयु निर्भरता अनुपात की बात की जा रही है यहाँ। तो देखिए, कार्यशील जनसंख्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आश्रित जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या के साथ अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? एज डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा। न्यूनतम, देखो हिंदी मुझे नहीं आती इसकी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, किसान आंदोलन भी आप लोगों ने देखे होंगे, वो एमएसपी को लेकर के ही हुए थे। तो एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एमएसपी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो किसान होता है, एक उसे एक एश्योरेंस मिल जाता है कि आपको इस फसल की इतनी लागत तो मिलेगी ही मिलेगी, मतलब इसका मूल्य इतना मिलेगा। किसानों को न्यूनतम मूल्य सुरक्षा देना ही एमएसपी का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, पेंजिया एक विशाल महाद्वीप था, लोरेंशिया उत्तरी महाद्वीप था, अभी हमने पढ़ा, गोंडवाना दक्षिणी महाद्वीप था। तो एक, दो और तीन, ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ क्योंकि ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंधित होता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आती है। विनिर्माण जो उद्योग होते हैं वो द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। सूचनाएं जो होती है वो चतुर्थक क्षेत्र। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन सर्विस की बात की जा रही है यहाँ। सर्विसेज अगर केवल अकेला ये होता है तो तृतीयक में आ जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जनरेट करना और प्रसार करना, इंफॉर्मेशन को बनाना और उनको फैलाना चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही हो गया। तो एक, दो और तीन, तीनों सही हो गए। एक, दो और तीन, ठीक है। चलिए आगे। स्थलाकृतिक मानचित्रों में स्थलाकृतिक मानचित्रों में कॉनिकल हिल, ये क्या हो गया? कॉनिकल हिल, शंकु शंकु आकार पहाड़ी, ये आप लोगों को बतानी है। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। शंकु आकार पहाड़ी किससे पहचानी जाती है? ये आप लोग क्वेश्चन करके बताइए। दूर दूर समुच्च रेखाओं से, समकेंद्रित वृत्ताकार समुच्च रेखाओं से, टूटी हुई रेखाओं से, मोटी रेखाओं से। आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के चित्र तो बनाए ही होंगे, इस तरह के, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे,
यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। फिर इनको मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है ऐसे, ऐसे लाइन खींची जाती है इनको मिलाते हुए। तो ये क्या बन गई? एक शंकुआकार पहाड़ी बन गई। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक सेंटर होता है यहाँ पर, इस सेंटर के चारों तरफ हम क्या करते हैं? कंटूर लाइंस खींचते हैं, वृत्ताकार रेखाएं खींचते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे चारों तरफ। और फिर उनसे उनको मिला करके बनाई हुई पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? शंकुआकार या शंकुआकार हिल हम ऐसे कह देते हैं। तो समकेंद्रित वृत्ताकार समुच्च रेखाओं से क्या बनती है? कॉनिकल हिल बनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हवाई छायाचित्रों में एसोसिएशन। ये एक मैंने पहले भी करवाया है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का रिलेशन क्या है, उसको समझने के लिए हम एसोसिएशन तत्व का यूज करते हैं। तो वस्तुओं के आपसी संबंध समझने के लिए हम एसोसिएशन तत्व का यूज करते हैं। कथन आधारित प्रश्न, चलिए एक और है यहाँ पर कथन आधारित प्रश्न। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के स्वामित्व में होते हैं। सही बात है। पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर अधिकार किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है उनका एक ही एम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होती है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी अधिक से अधिक लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है। तो ये कथन भी सही है। संयुक्त क्षेत्र में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। संयुक्त क्षेत्र में भी सरकार की भूमिका होती है। जॉइंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होते हैं इसमें। तो ये गलत हो गया, तो एक और दो सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। भारत में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन देना, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो आयात ज्यादा करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर SEZ बनाए गए ताकि हम वहां से वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, निर्यात कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? SEZ एक विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्र होता है जहां व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग आर्थिक नियम लागू होते हैं। सरल शब्दों में SEZ को देश के भीतर एक अलग आर्थिक क्षेत्र माना जाता है जहां कंपनियों को काम करना आसान हो जाता है। SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और औद्योगिक विकास को तेज करना। SEZ की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? करों में छूट देती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर अपनी उद्योग स्थापित करें। सरल नियम होते हैं, रिजिड नियम नहीं होते, कठिन नियम नहीं होते हैं। बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है। विदेशी कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया जाता है ताकि विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। ये SEZ के प्रमुख विशेषताएं होती है, जैसे नोएडा SEZ, श्री सिटी SEZ, कांडला SEZ। भारत में SEZ अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। 2005 में SEZ नियम लागू हुआ था। भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का केंद्र बिंदु कौन से नगर है? स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का केंद्र बिंदु। विच सिटीज फ्रॉम द कोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट? कौन कौन सी सिटी? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली। दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सही बात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत में मरीन फिशिंग मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो सिंपल सी बात है, तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मरीन फिशिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है GIS में बफर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ध्यान रखना, बफर का उपयोग, बफर होता है, इसके अलावा ओवरले एनालिसिस किया जाता है, बफर एनालिसिस किया जाता है। बहुत सारे एनालिसिस होते हैं GIS के अंदर। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है बफर एनालिसिस का यूज किस लिए किया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सभी टॉपिक शामिल हैं उनके मैं एक साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, या टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ जो मतलब टफ चैप्टर पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाकी को जो चैप्टर होते हैं ना वो सब कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं। मैंने 40 के अराउंड चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं
जहाँ जहाँ से लोग क्वेश्चन बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि उसके ऊपर के जो चैप्टर हैं उनसे सब क्वेश्चन कर ले जाते हैं। बिल्कुल लो लेवल का स्टूडेंट भी होता है ना, वो भी क्वेश्चन कर ले जाता है, ठीक है। इन 40 में से भी 40 में से भी 15 चैप्टर ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के, जहाँ से बहुत कम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि कौन कौन से चैप्टर्स के आप लोगों को सेपरेट में एमसीक्यूज चाहिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बफर का मतलब होता है, देखो एक एरिया होता है, उसके आसपास का एरिया को हम उस इस एरिया का प्रभाव आसपास के कितने एरिया तक पहुंच रहा है, इसको हम देखने के लिए बफर एनालिसिस का यूज करते हैं। तो किसी वस्तु के चारों ओर प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक अस्पताल है, इस अस्पताल का अगर हम बफर देखें तो बफर एनालिसिस हम करेंगे कि इस अस्पताल में कहाँ तक के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो वो बफर एनालिसिस हो जाता है। तो जीआईएस में बफर का यूज किया जाता है किसी वस्तु के चारों ओर प्रभाव चित्र को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट इस पेपर सेट 4 का, जो पहला पार्ट हमने करवा दिया था, अब ये दूसरा पार्ट है जो कि 51 से लेकर के 100 तक था। आगे आने वाले भी जो पेपर सेट होंगे वो बहुत ज्यादा टफ होंगे, तो ध्यान से पढ़ करके आना, ठीक है। भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल सिद्धांत क्या करता है? सिंपल सी बात है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में किया गया विकास विकास क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। सिंपल सी बात है कि वर्तमान आवश्यकताओं की जो पूर्ति हम कर रहे हैं, वो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताएं कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको ध्यान में रख करके किया गया विकास क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए जो होता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें 4 पेपर सेट जो था उसका सेकंड पार्ट था ये, ठीक है। 4 पेपर सेट हम लोगों ने कर लिए हैं, यानी कि हम लोगों ने अभी तक कितने एमसीक्यूज कर लिए हैं? 400 एमसीक्यूज अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। इसी तरह आगे आने वाली वीडियोज के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।